हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेजपुर में। आज के वीडियो में फिर से मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा इतिहास के अध्याय 6 शहरीकरण एवं शहरी जीवन के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो प्रीवियस ईयर में कई बार ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं और संभावना है कि आपके आगामी बोर्ड एग्ज़ाम 2022 में जो बोर्ड एग्ज़ाम होना है उसमें भी यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। इसीलिए आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, इनसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करते हुए हम अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, बिहार को अलग राज्य का दर्जा कब मिला था? ठीक है, आपके लिए ऑप्शन है 1910 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में, 1913 ईस्वी में या फिर 1919 ईस्वी में। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर लिखिएगा। तो चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1911 ईस्वी में। तो यहाँ पे याद रखना है कि 1911 ईस्वी में लॉर्ड पंचम जो थे ये आए हुए थे भारत। ठीक है, इनकी दो या तीन महत्वपूर्ण घोषणाएं थी। पहला क्या था, इन्होंने बंगाल विभाजन को यहाँ पर आके इन्होंने रद्द कर दिया। बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया? 1911 ईस्वी में। और यहीं पर इन्होंने यह भी घोषणा किया कि अब भारत की राजधानी कोलकाता नहीं बल्कि दिल्ली होगी। ठीक है, इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। यानी 1911 ईस्वी में यह घोषणा हुआ था और दिल्ली भारत की राजधानी बनती है कब? 1912 ईस्वी में। और यहीं पर आपको याद रखना है कि बिहार को भी मतलब उड़ीसा से अलग कर दिया गया और बंगाल से बिहार एवं उड़ीसा को अलग कर दिया गया। ये घोषणा हुई 1911 ईस्वी में, लेकिन ये दोनों बना कब? तो 1912 ईस्वी में बना। इस चीज़ को याद रखना है। और बिहार की राजधानी क्या घोषित की गई? पटना घोषित की गई। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस प्रश्न से ये सारे क्लियर हो गए होंगे। 1911 ईस्वी में भी बंगाल विभाजन को रद्द किया गया और 1911 ईस्वी में ये घोषणा किया गया कि अब भारत की राजधानी दिल्ली होगी। और दिल्ली भारत की राजधानी कब बन जाती है? तो 1912 ईस्वी में बन जाती है। ठीक है, यहीं पर देखिए आपके लिए और प्रश्न बन सकता है 1913 ईस्वी में। 1913 ईस्वी में क्या हुआ था? तो लाला हरदयाल ने, ठीक है, लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। किस पार्टी की? गदर पार्टी की स्थापना की थी सैन फ्रांसिस्को में। कब किया था? 1913 ईस्वी में। दोनों प्रश्न बनता है। लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना कब की? 1913 ईस्वी में। लाला हरदयाल ने कौन सी पार्टी का गठन किया था? तो गदर पार्टी का किया था। ठीक है, और उसके बाद जो 1919 है ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहीं पर जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। इन्हीं के साथ उनसे पहले एक कानून पास किया जाता है, रोलेक्ट एक्ट। ये भी कब होता है बच्चा? ये भी 1919 ईस्वी में होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाता है, लेकिन मैं आपके साथ सभी ऑप्शन का भी डिस्कशन करता हूं, तो इसीलिए ये इसलिए डिस्कशन कर देता हूं ताकि आपका इनसे ज़्यादा फ़ायदा हो। आपको अगर सभी ऑप्शन अच्छे से क्लियर होंगे तो बिल्कुल ही आपको मज़ा आएगा। और अगर मान लीजिए किसी भी प्रकार का आपसे प्रश्न पूछता है तो आप अच्छे से उसका जवाब दे पाएंगे अपने एग्ज़ाम में। ठीक है, तो दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी थी? आपके लिए ऑप्शन है प्रगतिशील प्रवृत्ति, आक्रामक प्रवृत्ति, रूढ़िवादी प्रवृत्ति या फिर शोषणकारी प्रवृत्ति। आपको अगर इसका आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी थी? तो प्रगतिशील प्रवृत्ति बढ़ी थी, क्योंकि सामंती व्यवस्था से हटकर शहरीकरण में क्या था कि अब हर एक चीज़ में बदलाव आ रहा था, जिसके कारण प्रगति बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से हो रही थी। इसी वजह से इस व्यवस्था को ही क्या कहा जा रहा है? प्रगतिशील प्रवृत्ति कहा जा रहा है। ठीक है, चलिए हम तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? सीमित क्षेत्र, प्रभाव क्षेत्र, विस्तृत क्षेत्र या सभी? तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? तो अगर आपको पता है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
प्रभाव क्षेत्र, यानी शहर को आधुनिक व्यक्ति का प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, चलिए चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 4 नंबर का प्रश्न है कि अस्थायी कृषि के प्रभाव से कौन मतलब कैसा जमाव संभव हुआ। ठीक है, अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा, यहाँ पर कौन नहीं है, एक्चुअल में कैसा है। ठीक है, कैसा जमाव संभव हुआ। ऑप्शन है संपत्ति का, ज्ञान, शांति या बहुमूल्य धातु का। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा अस्थायी कृषि से लोगों में संपत्ति जमा करने की प्रवृत्ति बढ़ने लगी, क्योंकि अब कृषि से उन्हें बहुत ही ज़्यादा फायदा होने लगा और मुनाफा उनकी पहले की तुलना में अब ज़्यादा हो गई। तो अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा प्रभाव संभव हुआ, तो संपत्ति का। चलिए 5 नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न है हमारा, एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई। जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था, मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था या शिथिल अर्थव्यवस्था, या इनमें से कोई नहीं। आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से, यानी उद्योग जब लगने लगा तो इनसे किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू हो गई, तो इनसे हो गया मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। क्योंकि जब उद्योग लगना शुरू हो गया तो अब यहाँ पर मजदूरों को उनके कार्य के बदले वस्तु नहीं बल्कि अब उनको मुद्रा मिलने लगा। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहा जाने लगा, मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था कहा जाने लगा। ठीक है, तो 6 नंबर का प्रश्न है आपके लिए कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना, ये करण काट लीजिए। ठीक है, जो ऑप्शन में दिया है, तो जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है, ग्रामीण में, शहर में, कस्बों में, या फिर यहाँ बंदरगाह नहीं, यहाँ पर आप लिखिए महानगर। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, महानगर लिखना है। तो जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है, तो इसका आंसर बिल्कुल महानगर ही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपसे एक प्रश्न और पूछा जा सकता है, जो शहरीकरण और ग्रामीणकरण है, यहाँ से मुझे एक प्रश्न याद आ रहा है। आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया था। तो याद रखना है, तब इसका आंसर क्या हो जाएगा, शहरीकरण हो जाएगा। इस चीज़ को आपको याद रखना है। आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित किया, तो शहरीकरण को किया। लेकिन जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है, तो महानगर में होता है। ठीक है, चलिए अब हम 7 नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 7 नंबर का प्रश्न है, 1810 ईस्वी से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँच गई थी। ऑप्शन है 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख या फिर 50 लाख। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। बहुत ही आसान प्रश्न है। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, इसका आंसर हो जाएगा 40 लाख। यानी 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँच गई थी, तो 40 लाख पहुँच गई थी। ठीक है, चलिए अब हम 8 नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई थी। आपके लिए ऑप्शन है 1850 ईस्वी, 1855 ईस्वी, 1860 ईस्वी या फिर 1870 ईस्वी। देखिए मैं थोड़ा फास्ट इसलिए चल रहा हूं कि मैं सोच रहा हूं कि आपका वीडियो का लंबाई ज़्यादा ना हो, लेकिन आप वीडियो को रोक कर आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में दिया कीजिए। इनसे आपका बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1870 ईस्वी। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई, तो 1870 ईस्वी में हुई। ठीक है, चलिए 9 नंबर का प्रश्न है आपके लिए, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया था। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। ऑप्शन है आपके लिए उद्योगपति, पूंजीपति वर्ग, श्रमिक वर्ग या फिर मध्यम वर्ग। आप वीडियो को रोकिए और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देने का प्रयास कीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मध्यम वर्ग। यानी सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में जो उभर कर आया वो कौन सा वर्ग था, तो मध्यम वर्ग था। ठीक है, चलिए आपके लिए 10 नंबर का प्रश्न है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था। श्रमिक वर्ग का, मध्यम वर्ग का, कृषक वर्ग का या फिर सभी वर्गों का। यानी जो पूंजीपति लोग थे वो किसका शोषण करते थे, श्रमिक का सिर्फ या फिर सिर्फ मध्यम का या कृषक का या इनमें से सभी का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सभी वर्ग का। यानी पूंजीपति वर्ग के द्वारा सभी वर्गों का शोषण होता था, चाहे वो श्रमिक वर्ग हो, मध्यम वर्ग हो या फिर वो कौन सा वर्ग हो, कृषक वर्ग हो। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए 11 नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर का प्रश्न है, मध्य यूरोपीय शहरों में
यहूदियों की बस्ती के लिए किस शब्द का प्रयोग होता था मध्य यूरोपीय शहरों में, ठीक है। किसकी बस्ती के लिए, तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये ध्यान में रखना है आपको, यहूदियों की बस्ती के लिए किस शब्द का प्रयोग होता था, घेटों का, घाटी का, गिबन का, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा घेटों का। यानी मध्य यूरोपीय शहरों में यहूदियों की बस्ती के लिए किस शब्द का प्रयोग होता था, घेटों का होता था, ठीक है। चलिए 12 नंबर का प्रश्न है आपके लिए, बंबई के मकानों के महंगे किराए को सीमित करने के लिए किराया कानून कब पारित किया गया था। आपके लिए ऑप्शन है 1915 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में, या फिर 1918 ईस्वी में। आपको बताना क्या है कि बंबई में मकानों के महंगे किराए को सीमित करने के लिए कब किया गया था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दिया होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1918 ईस्वी में, ठीक है। लेकिन जो ऑप्शन है इनसे आपको कुछ सीखने को मिल सकता है। 1915 ईस्वी में याद रखना है, महात्मा गांधी जी जो दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे, कब आए थे, तो 1915 ईस्वी में आए थे। 1916 ईस्वी में क्या हुआ था, रंपा विद्रोह प्लस मोपला विद्रोह, ये दोनों का दोनों कब हुआ था, 1916 ईस्वी में हुआ था। 1917 ईस्वी में क्या हुआ था बच्चा, चंपारण आंदोलन हुआ था, जो महात्मा गांधी का पहला प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था। कौन सा था, चंपारण आंदोलन, 1917 ईस्वी में। ये कहाँ हुआ था, तो बिहार के चंपारण क्षेत्र में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था, बिहार के चंपारण क्षेत्र में। तो चलिए अब हम 13 नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये है आपके लिए आज, सुमेलित कीजिए, यानी आपको मिलान करना है, इसमें से बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है, ठीक है। तो चलिए आप इसका देखिए, दोनों तरफ है, एक तरफ है आपको समूह और समूह। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। लेकिन आप याद रखिएगा इसका आंसर आपको कैसे देना है। तो आप इन पांचों में देखिए कि आपको किसके बारे में अच्छी सी जानकारी है, यानी आप बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ जानते हैं कि मुझे ये तो पता है। आपको क्या करना है, सबसे पहले उनको टिक करना है, ठीक है, जो आपको अच्छे से पता है। क्योंकि अगर आपने इसमें गलती से एक को अगर दूसरे के साथ मैच कर दिया ना, तो फिर समझ लीजिए एक और एक्स्ट्रा आपका गलत हो जाएगा, इसीलिए आपको ध्यान देना है। तो देखिए इसमें से मैनचेस्टर, लंकाशायर, शेफील्ड, चिकित्सक, प्रतियोगी मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, बंबई, पेरिस। आप वीडियो को रोकिए और इसको फिल करने का प्रयास कीजिए। तो इसका देखिए सबसे पहले बंबई, बंबई को तो आप मिला सकते हैं ना। बंबई क्या था भारत का, तो यह एक वाणिज्यिक राजधानी था, ठीक है। वो अभी भी वर्तमान समय में भी भारत की आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है, मुंबई को कहा जाता है। लेकिन भारत की राजधानी है कहाँ, दिल्ली है, लेकिन हमारी आर्थिक राजधानी कहाँ है, मुंबई है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। अब देखिए पेरिस, पेरिस क्या हो सकता है, तो आपको अगर इसके बारे में पता है तो इसको टिक कीजिए, नहीं पता है तो आपको इसको छोड़ देना। यानी आपको जिसकी जानकारी है सबसे पहले आपको क्या करना है, उसी को टिक करना है, ठीक है। अब देखिए मैनचेस्टर, लंकाशायर क्या हो सकता, अच्छा आपने बंबई से हमने मिला लिया, तो मैनचेस्टर, लंकाशायर बच्चा क्या हो सकता है, तो मैनचेस्टर, लंकाशायर याद रखना है, यह एक इंग्लैंड का जो था ना एक औद्योगिक नगर था, ठीक है। अब हमारा दो मिल गया। तो चिकित्सक, ये चिकित्सक क्या था बच्चा, तो चिकित्सक हमारा क्या था, यहाँ से ना मध्यम वर्ग, मध्यम वर्ग से ही चिकित्सक, शिक्षक, वकील, डॉक्टर, ये सभी के सभी बच्चा किस वर्ग से आते थे, मध्यम वर्ग से आते थे। अब हमारे पास दो और है, प्रतियोगी मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था और पेरिस। तो प्रतियोगी मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, ये इसका बच्चा क्या हो जाएगा, तो ये कहाँ पर प्रचलित था, तो ये प्रचलित था बच्चा नगर में। कहाँ प्रचलित था, नगर में। और पेरिस क्या हो जाएगा, तो याद रखना है बेरोन हॉसमान, ये किससे संबंधित है, पेरिस से संबंधित है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इनको सही सही मिला लिया होगा। तो अब आपको वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना है कि आप आज आपका टोटल कितना सही हुआ, कुल आपका कितना सही हुआ, आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, यह भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इतिहास के मैंने सभी सब्जेक्टिव प्रश्न का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर क्लास 10th हिस्ट्री नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है और सभी वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या संभावित हैं, उन सभी का आपको 8 चैप्टर है ना आपके इतिहास का, सभी का सभी सब्जेक्टिव प्रश्न अब कवर हो गया है।
और आज मैंने आपको ऑब्जेक्टिव का 6ठे अध्याय का करा दिया है, तो 2 और अध्याय बचा है, हमारा इतिहास भी फिर अच्छे से समाप्त हो जाएगा। फिर मैं आपको सोशल साइंस का जो और सब्जेक्ट है मैं वो भी आपको आपके एग्जाम से पहले, हमारा टारगेट होगा कि दिसंबर तक में मैं आपको अच्छे से, यानी दिसंबर लास्ट या फिर जनवरी मिड तक जो है ना, यानी 15 जनवरी तक मैं आपको अच्छे से सभी प्रश्न सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव मैं डील करवा दूं। ये टारगेट लेकर हम चल रहे हैं। लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को देखते हैं लेकिन आप वीडियो को शेयर नहीं करते हैं। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, आपके रिलेटिव्स में, आपके जो भी भाई बहन पढ़ने वाले हैं उनके साथ, और आप जो भी सोशल नेटवर्क यूज करते हैं फेसबुक, व्हाट्सएप, वहाँ पर इस वीडियो के लिंक को शेयर कीजिए। मैं यहाँ पर कोई भी वल्गर वीडियो आपको शेयर करने के लिए रिकमेंडेड नहीं कर रहा हूँ। नॉलेज वाला अगर आप वीडियो शेयर करते हो तो निश्चित ही किसी ना किसी का फ़ायदा होगा और वो आपको थैंक्स जरूर बोलेगा, ठीक है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप वीडियो जरूर देखिएगा, सब्जेक्टिव का भी और ऑब्जेक्टिव। आज 6ठा अध्याय समाप्त हो गया है, 2 अध्याय और बचा है, आपको उसका भी वीडियो बहुत ही जल्द मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो के लिंक को, अगर आपको अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक मत कीजिए, लेकिन अगर अच्छा लगा है, आपको बहुत ही अच्छा लगा है, तो आप इस वीडियो को कम से कम 20 लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। कम से कम 20 लोगों के साथ, 20 लोगों, वो भी नहीं कि जो मान लीजिए जिनको पढ़ने लिखने से कुछ लेना देना नहीं, आप उनको उनके साथ शेयर करना है, जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनके साथ शेयर करना है। अगर उन्हें जानकारी नहीं है तो आप बताइए उन्हें कि यूट्यूब पर अब एक चैनल है नॉलेजफुल, जहाँ पर, यानी जिसके माध्यम से तुम अच्छे तरीके से जो है सोशल साइंस के सभी प्रश्न उत्तर को कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।